नमस्कार दोस्तों, बुद्धा कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग संविधान के क्रम में ही संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक के बिंदु पर बातचीत करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान का भाग 1 यदि देखा जाए तो उसमें 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, और इसका नाम है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। सबसे पहली बात तो यह, हम लोग जब पिछली वीडियो में बातचीत कर रहे थे, संविधान सभा की जो वीडियो हमने अपलोड की है, उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान के विभिन्न पन्नों पर उन्होंने चित्रकारी की। तो भारतीय संविधान के भाग 1 के प्रारंभ में भी उन्होंने एक चित्र बनाया, जैसा कि आप वीडियो की स्क्रीन पर इस समय देख रहे होंगे। यह चित्र निश्चित रूप से सिंधु घाटी सभ्यता में मिली हुई एक मोहर पर बना हुआ चित्र है, जो कि जिसकी तुलना शिव के बैल नंदी से अथवा एक वृषभ से की जाती है। और इस क्रम में यही चित्र आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। जब प्रश्न यह पूछा जाए कि भारतीय संविधान के भाग 1 के प्रारंभ में कौन सा चित्र बना हुआ है, तो उस अवस्था में आपका उत्तर होगा वृषभ का चित्र बना हुआ है। वह वृषभ का चित्र कहां से लिया गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त एक मुहर पर बना हुआ वह चित्र है। इस क्रम में भारतीय संविधान के भाग 1 के विभिन्न अनुच्छेदों पर सर्वप्रथम हम लोग बातचीत करते हैं। यदि अनुच्छेद 1 की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? कहता है कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, अर्थात इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का एक संघ होगा। अब यह अनुच्छेद किन बातों की, किन तथ्यों की बात करता है? तो सबसे पहली बात तो इस अनुच्छेद में 2 शब्द ये मिलते हैं हमारे देश के लिए। एक शब्द मिलता है इंडिया और दूसरा शब्द मिलता है भारत। अब यहां यह ध्यान देने वाली बात होगी हम सभी के लिए, एक परीक्षार्थी के दृष्टिकोण से, कि भारत जो है उसके 2 नामों का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। कहां किया गया है? तो संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में किया गया है। और वो 2 नाम क्या हैं? एक नाम है इंडिया और दूसरा नाम है भारत। अब यहां यह स्पष्ट है, जैसा आप देख पा रहे हैं, कि यह एक दूसरे की पर्यायवाची के रूप में भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि यह नाम अंग्रेजी में है और यह नाम हिंदी में है। ये दोनों अलग अस्तित्व रखते हैं। दोनों 2 नाम हैं, दोनों हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, अरबी में, फ्रेंच में, सब में ये 2 नाम हैं। इस तरह से हमारे देश का नाम क्या है? तो वह इंडिया है और वह क्या है? भारत है। जब भारत की संविधान सभा में बैठकें चल रही थी तो विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श हो रहे थे। तो अनुच्छेद 1 पर भी काफी बहस हुई। ढेर सारे सदस्यों के ढेर सारे मत थे। कुछ लोगों का कहना था कि इस देश का नाम इंडिया ही रखा जाए। कुछ लोग इस बात से सहमत थे कि इसका नाम भारत रखा जाए। कुछ लोग कह रहे थे कि भारतवर्ष रखा जाए। कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि इसका नाम ऋग्वेद के अनुसार भारत रखा जाए। बहुत सारे लोग आर्यावर्त की भी बात कर रहे थे। तो कुछ लोग हिंदुस्तान या हिंदुस्तान की भी बात कर रहे थे। उस जमाने में यह निर्णय हुआ अंत में कि हम इसे इंडिया और भारत दोनों कहेंगे। और इस तरह से अनुच्छेद 1 यह कह रहा है कि हमारे देश का नाम इंडिया भी है और हमारे देश का नाम भारत भी है। देन आगे क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि वह एक राज्यों का संघ होगा। यहां ध्यान रखिएगा कि राज्यों का संघ, यह शब्दावली हिंदी में होगी, तो अंग्रेजी में यह शब्दावली यूनियन होगी। अगर हम संघ शब्द को देखें, या जब हमारा संविधान तैयार हो रहा था तो उस समय
दुनिया में किसी कुछ देशों के स्वरूपों पर बात करें तो देश का जो स्वरूप है, उसका जो विभाजन है, हमारे पास 2-3 मॉडल थे अपनाने के लिए। उसमें हमारे पास जो पहला मॉडल था वह यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का था, जहां पर एक यूनिटरी शासन था, यानी कि एक तंत्रात्मक व्यवस्था, या हम कह सकते हैं कि एकात्मक व्यवस्था थी। दूसरी जो व्यवस्था हमें दिखाई दे रही थी वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की व्यवस्था थी, जहां पर एक फेडरल स्टेट था, जहां संघात्मक व्यवस्था थी, जिसको आप फेडरल स्टेट कह सकते हैं। और तीसरी व्यवस्था हमारे पास कनाडा की थी। कनाडा की व्यवस्था भी संघात्मक यानी कि फेडरल ही थी, लेकिन यूएसए और कनाडा की व्यवस्था में थोड़ा अंतर था। एक चौथी व्यवस्था हमारे पास यूएसएसआर यानी कि रसिया यानी रूस की थी, जहां पर कहीं हम कह सकते हैं कि वहां कन्फेडरेशन था, जिसको हम हिंदी में परिसंघ कह सकते हैं। ये व्यवस्थाएं हैं क्या? आइए पहले इनकी बात करते हैं, उसके आगे हम बात करेंगे यूनियन ऑफ स्टेट क्या होगा निश्चित रूप से। देखिए, यूनाइटेड किंगडम की व्यवस्था क्या है? तो व्यवस्था यह है कि यूनाइटेड किंगडम की सीमा के अंदर केवल एक ही गवर्नमेंट होगी, वहां एक ही संसद होगी, वहां एक ही विधायिका होगी, वहां एक ही गवर्नमेंट, एक ही न्यायपालिका कार्य करेगी, वहां शक्तियों का विभाजन नहीं होगा और पूरी तरह से वह केंद्रीकृत व्यवस्था होगी। तो यह ब्रिटेन की व्यवस्था उस जमाने में हुआ करती थी, आज भी है। संघात्मक व्यवस्था में फेडरल स्टेट में यूएसए में व्यवस्था क्या थी कि ढेर सारे जो स्टेट हैं वो आपस में मिल गए और समझौता किए, और समझौते के परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी कुछ व्यवस्थाएं जैसे कि विदेश नीति, रक्षा, संचार आदि बिंदुओं पर अपने ऊपर एक केंद्र की व्यवस्था की, और इस तरह से ये छोटे छोटे जो नेशन थे वो एक राज्य के रूप में आए और उन्होंने अपनी कुछ व्यवस्थाएं अपने ऊपर एक सुप्रीम सेंटर पावर को देने का प्रयास किया। लेकिन यह जो स्टेट बना वह एक समझौते का परिणाम था। यहाँ दोहरी नागरिकता की व्यवस्था आई, यहाँ 2 संविधानों की व्यवस्था आई, यहाँ 2 झंडों की व्यवस्था आई, यहाँ 2 प्रकार के राष्ट्रगीतों या अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं आई। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका में जितने भी स्टेट्स हैं उनके अपने अलग अलग संविधान हैं, उनके अपने अपने अलग अलग झंडे हैं, लेकिन उन्होंने एक समझौते के परिणाम स्वरूप अपना एक संघीय स्वरूप विकसित किया। हमारे पास जो दूसरा मॉडल था वो निश्चित रूप से कनाडा का भी था, जो वह भी एक फेडरल स्टेट था, लेकिन कनाडा का स्वरूप यह था कि पूरा नेशन था और उस नेशन ने अपने आप को छोटे छोटे भागों में बांट लिया, और इस तरह से सेंटर पावर ने अपनी शक्ति को विभाजित किया। और जहां यहां हमें दिखता है कि संघात्मक व्यवस्था में यूएसए में हम देख रहे हैं कि छोटे स्टेट मिल करके एक केंद्र की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम कनाडा की व्यवस्था देखें तो वह इसके विपरीत व्यवस्था है। केंद्र जो है वह अपने को छोटे छोटे स्टेट में बदलने का कार्य कर रहा है। तो यहां भी समझौते का परिणाम है, यहां भी समझौते का परिणाम है, लेकिन अंतर केवल इतना है कि यहां पर स्टेट अपनी सेंटर पावर खुद तय कर रहे हैं और यहां जो सेंटर पावर है वो स्टेट को विभाजित कर रहा है। तो दोनों की व्यवस्थाओं में अंतर ये हो जाता है कि जाहिर सी बात है कि जो समझौता करेगा और जो शक्ति को प्रदान करेगा और जो शक्ति को प्राप्त करेगा, अगर इस बीच में हमने देखा तो जो शक्ति देगा वो ज्यादा शक्तिशाली होगा और जो शक्ति प्राप्त करेगा वो कम शक्तिशाली होगा। तो हमें यूएसए में दिखता ये है कि शक्ति जो है वह निश्चित रूप से स्टेट के पास हमें ज्यादा दिखती है आंतरिक राजनीतिक व्यवस्था में, और हमें कनाडाई व्यवस्था में यह दिखता है कि वहां सेंटर पावर ज्यादा मजबूत है और स्टेट वहां ज्यादा मजबूत नहीं है। तो दूसरी तरफ यूएसएसआर की व्यवस्था क्या थी, जो अब तो नहीं है। 1990 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो उसके बाद ये व्यवस्था टूट गई और आज पूरी दुनिया में कहीं पर भी परिसंघ या कन्फेडरेशन की व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये होता क्या था, दरअसल ये थोड़ा फेडरल स्टेट से और ज्यादा जो है
राज्यों को स्वतंत्रता प्रदान करने का कार्य करता है। दरअसल यहाँ पर फेडरल स्टेट जो यूएसए का है, वहां इन राज्यों को संप्रभु होने का अधिकार नहीं था, लेकिन यदि ये राज्य स्वयं में संप्रभु होंगे तो निश्चित रूप से फेडरेशन होंगे। तो यूएसएसआर में क्या था कि वहां छोटे छोटे संप्रभु जो राष्ट्र थे, उन्होंने आपस में मिलकर के समझौते के परिणाम स्वरूप ये तय किया कि हम कुछ व्यवस्थाएं सेंट्रल पावर को दे देंगे। तो कहीं न कहीं यूएसए और यूएसएसआर की व्यवस्था में अंतर यह है कि ये ज्यादा मजबूत है इसकी अपेक्षा। तो भारत के समक्ष ये सारी व्यवस्थाएं थी। अब भारत को भी अपने को बांटना था, अपने को तय करना था। तो यह बात मैं अभी स्पष्ट कर दूं कि उस जमाने में जब 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा, तो उस उद्देश्य प्रस्ताव में उन्होंने ये कहा था कि हम लोग फेडरेशन होंगे, हमने निश्चित रूप से संघात्मक व्यवस्था को जन्म देंगे। लेकिन जब भारत का संविधान बनने लगा, उस अवस्था में ये तय होने लगा कि भारत कैसा होगा, तो उस समय यह शब्द, एक नया शब्द हमने इजाद किया, यूनियन ऑफ स्टेट। अब यूनियन शब्द जो है वो निश्चित रूप से कनाडाई मॉडल पर थोड़ा आधारित दिखता है, लेकिन हमारा जो यूनियन है उसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन में एक बैलेंसिंग पावर रखी गई, निश्चित रूप से जो कनाडाई मॉडल से भी ज्यादा उत्कृष्ट हमें दिखता है। हमें हमारे यूनियन में ये भी दिखता है कि जिस तरह से एकात्मक राजन में, एकात्मक शासन व्यवस्था में हमें एक मजबूत केंद्र वहां दिखता है, तो हमें यूनियन में मजबूत केंद्र भी दिखता है। तो दूसरी तरफ फेडरल स्टेट में समझौते के परिणाम स्वरूप जो हमें एक छोटे छोटे राज्यों का विभाजन भी दिखता है, तो वह भी हमें यूनियन ऑफ स्टेट में दिखता है। यानी कहीं न कहीं भारत ने अपने संविधान को बनाते समय एक नई शब्दावली इजाद की, और वह शब्दावली थी यूनियन ऑफ स्टेट। तो हम प्रश्न में यह ध्यान देंगे, आपसे जब पूछा जाएगा कि भारत क्या है, तो हिंदी में तो हम देखेंगे कि संघ शब्द होगा, लेकिन अंग्रेजी टर्म को भी हम ध्यान रखेंगे, निश्चित रूप से वह यूनियन होगा। मान लीजिए हिंदी में ही इस प्रकार से दो ऑप्शन आपको दिखे, एक ऑप्शन स्पष्टता इस तरह से देवनागरी में लिखा हो यूनियन, और दूसरा शब्द लिखा हो संघ, तो उस अवस्था में आप निश्चित रूप से यूनियन शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे। आपको बताएं, यूनियन शब्द को लेकर मौलाना नोमानी साहब जो संविधान सभा के सदस्य थे, इतने ज्यादा व्यथित थे, उन्होंने तो यह कह दिया कि यह संविधान तो रत्ती के टुकड़े में भी डालने लायक है। आपने पढ़ा था पीछे कि संविधान पर केवल 284 सदस्यों ने ही हस्ताक्षर किया। मौलाना नोमानी साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा के द्वारा बनाए गए उस संविधान पर हस्ताक्षर भी नहीं। यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिलहाल तो हमारा देश क्या है, हमारा देश का नाम क्या है, और हमारा देश कैसा है, उसका विभाजन कैसा है, यह अनुच्छेद 1 कहता है। अनुच्छेद 1 देखिए क्या कर रहा है, पुनः एक बार मैं पढ़ता हूं इसको। इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया जो कि भारत है, वह यूनियन ऑफ स्टेट होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा तो भाई ये किस प्रकार से होगा, और वो यूनियन ऑफ स्टेट्स वो कौन कौन होंगे, इसकी बात भी अनुच्छेद 1 कहता है। अनुच्छेद 1 यह कहता है कि यह जो यूनियन ऑफ स्टेट्स होंगे, इनकी व्याख्या अनुसूची 1 में की जाएगी। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत राज्यों का संघ है, तो वो राज्य कौन कौन है, तो इस विषय में हम कहां से जानकारी प्राप्त करेंगे, तो अनुसूची 1 में जिन राज्यों का उल्लेख होगा वही राज्य ही यूनियन ऑफ स्टेट में शामिल होंगे। साथ ही यह यूनियन ऑफ स्टेट कैसा होगा, इस विषय में भी अनुच्छेद 1 बात करता है कि यह यूनियन ऑफ स्टेट में 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 राज्य यानी स्टेट, नंबर 2 संघ राज्य क्षेत्र जिसे हम केंद्र शासित क्षेत्र कहते हैं, यानी यूनियन टेरिटरीज, और तीसरा जो है वह अर्जित राज्य यानी कि एक्वायर्ड स्टेट। यानी यदि आपसे पूछा जाए कि भारत कैसे राज्यों का संघ है, तो भारत 3 प्रकार के राज्यों का संघ है। पहला स्टेट, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, और तीसरा अर्जित राज्य। आज हमारे देश में 28 राज्य हैं, हमारे देश में 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, तथा अर्जित राज्यों की सूची 0 है। यानी हमारे देश में आज के समय में 0, यानी कि अर्जित राज्य हमारे देश में आज नहीं। अब ये तीनों हैं क्या भाई,
तो राज्य की बात करें तो राज्य के संदर्भ में यह तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्य के संदर्भ में शक्तियों के विभाजन के तहत यह तय किया गया कि संविधान के भाग 6 में जो शासन व्यवस्था तय की गई है वो राज्यों के संदर्भ में होगी, और यूनियन टेरिटरी की जहां तक बात की गई है तो उसके संदर्भ में संविधान के भाग 8 की बात की गई है कि संविधान के भाग 8 में जो व्यवस्था निर्धारित की गई है वो संघ राज्य क्षेत्र की होगी। इन दोनों से तो आप परिचित ही हैं। अर्जित राज्य क्या है, यह एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। हमारे देश में क्या वर्तमान में कोई अर्जित राज्य है? तो जी नहीं, आज हमारे देश में कोई भी अर्जित राज्य नहीं है। लेकिन किसी भी देश को यह अधिकार होता है, एक संप्रभु राष्ट्र को, कि वह अपनी नीतियों के अंतर्गत, वैश्विक समझौतों के अंतर्गत या वैश्विक स्तर पर किसी भी प्रकार की पॉलिसी या किसी भी प्रकार के अन्य बिंदुओं के अंतर्गत, जैसे युद्ध भी हो सकता है, तो इन तथ्यों के अंतर्गत वह किसी भी क्षेत्र को अपने राज्य में ले सकता है, प्रवेश भी दे सकता है। तो अर्जित राज्य एक कैटेगरी हमारे संविधान निर्माताओं ने यह तय की है कि यदि हम किसी रीजन को एक्वायर करें तो हम उसके लिए भी यहां पर व्यवस्था कर चुके हैं। तो इस तरह से यहां स्पष्ट हो चुका अनुच्छेद 1 में कि भारत जो है उसके दो नाम हैं, एक इंडिया और दूसरा भारत। कुछ लोग भारतवर्ष की भी बात करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अनुच्छेद 1 केवल भारत शब्द की व्याख्या करता है। स्पष्ट है सभी लोगों को। हम लोग आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 2 की तरफ। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 यह कहता है कि भारत में संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी प्रकार की विधि, जैसा वो उचित समझे, किसी भी प्रकार की विधि के द्वारा वह किसी भी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है, उसको प्रवेश दे सकती है, उसकी स्थापना कर सकती है एक राज्य के रूप में। जैसे मान लीजिए कि ये भारत का नक्शा है, अब भारत के नक्शे में ये भारत की सीमा है। अब भारत की सीमा के बाहर कहीं मान लीजिए यहां पर कोई एक स्टेट, कोई क्षेत्र, अब इस क्षेत्र को भारत में शामिल करना है तो किस अनुसार? अनुच्छेद 2 के अनुसार। और किसे करने का अधिकार है? तो हमारी संसद, हमारी पार्लियामेंट को करने का यह अधिकार है। संसद कोई भी विधि बना सकती है और उस विधि के अनुसार ही और उस विधि के अंतर्गत ही भारत के बाहर, भारत की सीमा क्षेत्र के बाहर यदि कोई भी क्षेत्र है और उसे वह भारत में शामिल करना चाहती है, स्थापित करना चाहती है, उसे भारत के किसी राज्य में प्रवेश दिलाना चाहती है, उसमें जोड़ना चाहती है, तो अनुच्छेद 2 के अनुसार भारत के संसद को यह अधिकार है कि किसी भी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है, उसको स्थापित कर सकती है। जैसे हम देखें तो भारत के संविधान के द्वारा अनुच्छेद इस 2 के द्वारा हमने सिक्किम राज्य को भारत में प्रवेश दिलाया। सिक्किम राज्य के संदर्भ में बात करें तो जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो इंदिरा गांधी की सरकार में 35वां संविधान संशोधन किया गया और 35वें संविधान संशोधन के द्वारा इस अनुच्छेद 2 में ही एक अनुच्छेद 2A जोड़ा गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, परीक्षा में बार बार पूछा भी जाता है। हालांकि यह न तो मूल संविधान में था और न तो यह वर्तमान संविधान में है। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे भारत के संविधान में जोड़ा गया और इसे जोड़ने के द्वारा हमने सिक्किम को भारत में एक सह राज्य के रूप में प्रवेश दिया और कहा कि सिक्किम हमारे देश में एक सह राज्य हो। तो अनुच्छेद 2A यह कहता था कि सिक्किम भारत का एक सह राज्य होगा, लेकिन आगे चल करके हमने 36 संविधान संशोधन किया और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने अनुच्छेद 2A को पूरी तरह समाप्त कर दिया और यह कहा कि भारत के संविधान में इस संविधान संशोधन के द्वारा यह जो सिक्किम है वह भारत का 22वां पूर्ण राज्य होगा। अभी मैंने जो संविधान के अनुच्छेद 1 में हमने 3 कैटेगरी निर्धारित की थी और हमने बताया था कि एक कैटेगरी था राज्य, दूसरी कैटेगरी थी यूनियन टेरिटरी और तीसरी कैटेगरी थी अर्जित राज्य। तो हमने
36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत की इस ए कैटेगरी में राज्यों की सूची में 22वें राज्य के रूप में हमने प्रवेश दिया और इस तरह से अनुच्छेद 2A समाप्त हो गया। हम इसके साथ साथ बात करें तो कहीं न कहीं, जैसे आप यहां लक्षद्वीप को देखते होंगे भारत के नक्शे पर, यहां लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जब भारत आजाद हुआ तो वह भारत का हिस्सा नहीं था और वह किसी भी देश का हिस्सा नहीं था। वहां कुछ जनजातियां रहती थी और जब भारत आजाद हो गया तो सरदार पटेल जी ने यह कहा भारतीय नेवी से, इंडियन नौसेना से कहा, भैया कि आप जरा जाइए और इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करिए। भारतीय नौसेना यहां पहुंची और लक्षद्वीप पर जो है अपने झंडे लगा दिए। कुछ ही घंटों के बाद कहा जाता है पाकिस्तान की भी सेना यहां पहुंची थी, लेकिन उसने यह देखा कि यहां तो भारत के झंडे लगे हुए, फिर वो वापस हो गए। यानी आप कह सकते हैं कि कुछ घंटों की अगर देर हो गई होती संभवतः तो यह शायद लक्षद्वीप हमारा नहीं होता, शायद पाकिस्तान के पास चला जाता। तो लक्षद्वीप तो भारत में था नहीं, तो लक्षद्वीप को भारत में भी शामिल किया गया। तो वह किस आधार पर किया गया? अनुच्छेद 2 के आधार पर किया गया। और जैसा कि अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है, एक बार मैं पुनः बता रहा हूं कि यदि कोई भी क्षेत्र जो भारत के बाहर है उसे भारत में स्थापित करना है, भारत में प्रवेश दिलाना है, तो अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद के पास वह शक्ति निहित है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 3 की बात करते हैं। अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 3 भारत के अंदर के राज्यों के संदर्भ में बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। दरअसल भारत को यदि पुनः भारत की सीमा के अंदर भारत को यदि विभाजित करना है, जैसे मान लीजिए हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है, इस उत्तर प्रदेश राज्य को बांट देना हो, मान लीजिए इसको बांट देना हो, मान लीजिए इसके नाम में परिवर्तन करना हो, मान लीजिए इसकी सीमा में परिवर्तन करना हो। सीमा में परिवर्तन दो तरह का हो सकता है, या तो इसकी सीमा को बढ़ाया जा सकता है या तो इसकी सीमा को घटाया जा सकता है। तो भारतीय सीमा के अंदर स्थित राज्यों के अंतर्गत यदि कोई हमें परिवर्तन करना है तो वह हम अनुच्छेद 3 के अनुसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 यह कह सकता है कि भारत की संसद को वह विधि बनाने का अधिकार है और उस विधि के अनुसार यह तय करने का अधिकार है कि भारत की सीमा के अंतर्गत जो राज्य हैं उनका नाम बदलना हो, उनकी सीमा में परिवर्तन करना हो, उनके राज्य क्षेत्र को घटाना हो, उनके राज्य क्षेत्र को बढ़ाना हो। इस तरह से विभिन्न निर्णय अनुच्छेद 3 के द्वारा लिए जा सकते हैं। देखिए, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। अनुच्छेद 2 का संबंध भारत की सीमा के बाहर के किसी भी क्षेत्र से है, तो इसे भारत में लाना हो, और अनुच्छेद 3 का संबंध भारत की सीमा के अंदर स्थित जो राज्य हैं उनके संदर्भ में बातचीत करने से। अब यहां एक और तथ्य स्पष्ट हो कि राज्य जो शब्द यहां लिखा गया है, तो कुछ लोग यह कह सकते हैं कि अनुच्छेद 1 में 3 शब्दावली का प्रयोग है, एक राज्य, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र और तीसरा जो है अर्जित राज्य। तो क्या यह राज्य उसमें जो पहले शब्द है उसके लिए है? तो ऐसा नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 3 में एक स्पष्टीकरण बाद में जोड़ा गया और उसके तहत एक तय कहा गया कि जो अनुच्छेद 3 में राज्य शब्द है उसका तात्पर्य राज्य से भी है, उसका तात्पर्य संघ राज्य क्षेत्र से भी है और उसका तात्पर्य अर्जित राज्य से भी है। यानी यदि दिल्ली की जो हमारा एक संघ राज्य क्षेत्र है उसमें भी बदलाव करना हो, उसमें भी परिवर्तन करना हो, उसकी सीमा बदलनी हो, उसका नाम बदलना हो, उसको बांट देना हो, उसको तोड़ना हो, तो उस अवस्था में अनुच्छेद 3 प्रयोग में लाया जा सकता है। अब अनुच्छेद 3 में यह स्पष्ट रूप से तथ्य कहा गया है कि भारत की संसद एक सामान्य जो है विधेयक प्रस्तुत करेगी और सामान्य विधेयक के द्वारा ही दोनों सदनों से पारित होकर के वह राष्ट्रपति से हस्ताक्षरित होकर के लागू हो जाएगा। लेकिन बाद में इसके संदर्भ में संविधान में संशोधन किया गया और संविधान में संशोधन करते हुए हमने इसमें एक परंतु जोड़ दिया। क्या जोड़ा? परंतु। अनुच्छेद 3 में हमने एक परंतु जोड़ा है और परंतु का संबंध आप अंग्रेजी में कह सकते कि बट या लेकिन, जिसको आप कहते हैं संवैधानिक शब्दावली परंतु है। यानी अनुच्छेद 3 यह कह रहा है कि भारत की संसद भारत में स्थित राज्यों के नाम, उसकी सीमा, उसके परिक्षेत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है, परंतु लेकिन क्या कहा गया? पहला बिंदु कि इसके लिए भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। यानी यह कह दिया गया
कि भारत की संसद राज्यों में को तोड़ तो सकती है, नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, नए राज्यों को वहां पर उत्पन्न तो कर सकती है, लेकिन राष्ट्रपति की सिफारिश इसके लिए आवश्यक कर दी गई। तो क्या यह लाइन हमारे मूल संविधान में है? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। भारत के संविधान में संशोधन करते हुए यह तथ्य लाया गया। साथ ही यह भी इस परंतु में कहा गया कि राष्ट्रपति उन राज्यों के विधान मंडलों से भी परामर्श मांग सकता है या पूछ सकता है कि वे लोग क्या सोचते हैं। यानी कि प्रभावित राज्यों के विधानमंडल से भी संस्तुति को मांगेगा, लेकिन संसद उसे मानने के लिए बाध्यकारी नहीं। मतलब क्या है? मतलब यह है कि राष्ट्रपति जो है उस प्रभावित राज्य, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश राज्य को बांटना है, तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो विधानमंडल है, यानी उसकी जो विधानसभा और विधान परिषद है, उससे वह पूछेगा कि आपकी राय क्या है, आप क्या कह सकते हैं इस संदर्भ में। लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य की जो विधानमंडल है, वह भारत के राष्ट्रपति को जो कुछ भी कहेगा उसको मानने के लिए संसद जो है बाध्यकारी नहीं है। जैसे तेलंगाना के मामले में हुआ, जब हम आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर रहे थे, तो 2014 में भारत के राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश के विधानमंडल से यह बात पूछी थी, और आंध्र प्रदेश के विधानमंडल ने यह कहा था कि हमें नहीं बांटना है तेलंगाना को। लेकिन उसके बावजूद भी 2014 में 2 जून को हमने संविधान में यहां बदलाव करते हुए और यह स्पष्ट कर दिया और यह तय कर दिया कि हमारा एक नया राज्य बनेगा। 29वां राज्य हमारे पास उभर करके आया। हालांकि जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बन जाने के बाद आज हमारे पास केवल 28 राज्य ही हैं, तो तेलंगाना राज्य का सृजन हुआ। साथ ही इसमें यह तथ्य और भी है, यह स्पष्ट करते हैं कि राष्ट्रपति राज्य के विधानमंडल को एक अवधि, एक समय सीमा भी देता है। जैसे वो ये कहेगा कि आप 1 महीने के अंतर्गत, 15 दिन के अंतर्गत, 20 दिन के अंतर्गत आप जो है हमें अपनी संस्तुति दे सकते हैं। वो चाहे तो आगे चल करके उस टाइम को बढ़ा भी सकता है। जैसे मान लीजिए 1 महीने का टाइम दिया, उन्होंने नहीं कुछ कहा, तो फिर वो टाइम को फिर 1 महीने के लिए बढ़ा सकता है। और एक और तथ्य स्पष्ट करता है कि मान लीजिए ये सारा कार्य हो गया, मान लीजिए उत्तर प्रदेश राज्य को बांटना है, 4 भागों में बांटना है, और उत्तर प्रदेश राज्य को 4 भागों में बांटने के लिए राष्ट्रपति ने सिफारिश की है, और राष्ट्रपति ने उस राज्य के विधानमंडल से पूछा भी है, और राज्य के विधानमंडल ने उसको स्वीकार भी किया है, भेजा है वहां पर, और राष्ट्रपति ने सिफारिश कर दी है। अब पुनः उस समय जब बिल बनाया जा रहा है, तो फिर पुनः यदि संसद को कुछ उसमें बदलाव कर देना है, अब जब यदि बिल में बदलाव हो रहा है, तो क्या पुनः राष्ट्रपति से अगेन सिफारिश मांगी जाएगी? क्या पुनः राष्ट्रपति फिर राज्य के विधानमंडल से पूछेगा? तो क्या यह प्रक्रिया फिर दोहराई जाएगी? तो जी ऐसा नहीं है। हमारा संविधान में हमारे स्पष्ट रूप से कहा गया कि यह प्रक्रिया पुनः दोहराई नहीं जाएगी। बाद में यदि कुछ ऐसा उसमें अप डाउन होता है, कुछ कमी या ज्यादा किया जाता है, तो उसे करने के लिए पुनः उस राज्य के विधानमंडल से पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से यह तथ्य रहा। अब यहां राज्यों के विधानमंडल पर एक और बिंदु स्पष्ट कर रहे हैं। दरअसल हमारे पास जो यूनियन टेरिटरी है, इस यूनियन टेरिटरी में भी हमारे पास 2 जगहों पर विधानमंडल है, एक तो दिल्ली में और दूसरा पुदुचेरी में। तो क्या यदि दिल्ली को बांटना हो या दिल्ली की सीमा बदलनी हो या दिल्ली का नाम बदलना हो, तो क्या वहां भी राष्ट्रपति वहां के विधानमंडल से पूछेगा? तो इस संदर्भ में भी हमने आगे चल करके यहां पर एक स्पष्टीकरण किया, और उस स्पष्टीकरण में यहां 2 बातें कही गई। एक बात तो मैंने पीछे ही आपको बताया कि जो अनुच्छेद 3 में राज्य शब्द का उल्लेख किया गया है, उसका तात्पर्य केवल और केवल तीनों क्षेत्रों से है, यानी राज्य से भी है, यूनियन टेरिटरी से भी है और अर्जित राज्यों से। यानी संसद राज्य में भी बदलाव कर सकती है, यूनियन टेरिटरी में भी बदलाव कर सकती है, यदि अर्जित राज्य कोई है तो उसमें बदलाव कर सकती है। लेकिन स्पष्टीकरण में यह कहा गया कि परंतुक में जो राज्य शब्द का उल्लेख किया गया है, राज्यों के विधानमंडल का उल्लेख किया गया, उसका संबंध स्टेट से तो है, लेकिन उसका संबंध यूटी से
नहीं है। यानी कि यह ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण और टेक्निकल पॉइंट है जो परीक्षा में आता है और अक्सर विद्यार्थी प्रश्न को गलत कर देता है। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति यूनियन टेरिटरी के विधानमंडलों से कुछ भी नहीं पूछता है, वो डायरेक्ट सिफारिश कर देता है। लेकिन यदि राज्यों से बात आती है तो वहां राज्यों के विधानमंडलों से वह संस्तुति मांगेगा, जिसे संसद मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, संविधान के अनुच्छेद 4 पर बातचीत करते हैं। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि यदि अनुच्छेद 2 अथवा 3 के तहत के अंतर्गत कार्यवाही की जाए तो उसके अंतर्गत संसद जो है अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में बदलाव कर सकती है। अब आप कहेंगे यह तथ्य क्या है भाई? अनुसूची 1 में, अनुच्छेद 1 में ही स्पष्ट किया गया है कि अनुसूची 1 में भारत का जो क्षेत्र है उसमें कौन कौन से स्टेट हैं, कौन यूनियन टेरिटरी है, कौन अर्जित राज्य है, उनका उल्लेख अनुसूची 1 में किया जाएगा। और अनुसूची 2 मैंने कहा, अनुसूची 4। तो अनुसूची 4 में क्या है? तो अनुसूची 4 में राज्यसभा में राज्यों का क्या प्रतिनिधित्व है, उस तथ्य को यहां उल्लेखित किया गया है। तो अनुच्छेद 4 कह रहा है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत यदि कार्यवाही की जाएगी तो संसद को यह अधिकार है कि अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी वह बदलाव कर सकते हैं। साथ ही यह भी कहता है अनुच्छेद 4 कि इसके पालना हेतु, पालना का मतलब इसको स्पष्ट करने, इसको बनाने हेतु यदि संसद चाहे तो कभी भी मूल विधि के अतिरिक्त आनुषंगिक विधि, अनुपूरक विधि या पारिणामिक विधि बना सकती है। इसका क्या मतलब है भाई? आनुषंगिक विधि मतलब कोई एक्सीडेंटल लॉ, अनुपूरक विधि मतलब सप्लीमेंट्री विधि, पारिणामिक मतलब किसी तथ्य को स्पष्ट करने की विधि वह बना सकती है। इसका मोटी मोटा ये मतलब ये निकल करके आता है, यदि मैं आपको स्पष्ट करूं आसान शब्दों में, कि यह अनुच्छेद कह रहा है कि यदि संसद चाहे तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत सामान्य विधि को बनाने की प्रक्रिया से, साधारण बहुमत की प्रक्रिया से वह किसी भी प्रकार का बदलाव भारत के राज्यों के विषय में कर सकती है। अब एक बड़ा मामला उभर करके आया, मामला ये उभर करके आया कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी राज्य को ही समाप्त कर दे? क्या ऐसा हो सकता है कि पूरा भारत जो आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्रों में बटा है, इसको बांट करके 5 भागों में बांट कर इसके राज्य के विधानमंडलों को समाप्त करता है? राज्य में जो न्यायिक सिस्टम है, जो हमारा उच्च न्यायालय है, उसे ही समाप्त कर दिया जाए? क्या राज्यपाल को ही समाप्त किया जा सकता है? तो इतना पावर अनुच्छेद 4 दे रहा था। अब इस विषय में बहस ज्यादा हुई तो मंगल सिंह बनाम भारत सरकार एक विवाद था, जो उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में किया और उसने यह कहा कि अनुच्छेद 4 के तहत संघ कुछ भी करने का अधिकार तो रखता है, लेकिन वह किसी भी अवस्था में राज्यों का जो अंग है उनको नहीं बदल सकता। यानी कि वह किसी भी अवस्था में राज्य के विधानमंडल को नहीं समाप्त कर सकता, वह किसी भी व्यवस्था में राज्य के उच्च न्यायालय को नहीं समाप्त कर सकता, उसमें जो मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के पोस्ट हैं, उनकी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसे भी वह समाप्त नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में मंगल सिंह बनाम भारत सरकार के विवाद में इस विषय को स्पष्ट किया।
यह तथ्य परीक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ा महत्वपूर्ण तो नहीं है सामान्य परीक्षाओं में, लेकिन सिविल सर्विसेज या हायर ग्रेड की परीक्षाओं के लिए यह तथ्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लेकिन आगे जो तथ्य अनुच्छेद 4 में है, जिसको आप अनुच्छेद 4(2) के रूप में व्याख्यायित करते हैं, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है और यह परीक्षा में बार बार पूछा जाता है सभी सामान्य स्तर की परीक्षाओं में। और अनुच्छेद 4(2) क्या कहता है? वो कहता है कि यदि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कार्यवाही की जाएगी तो उस अवस्था में वह कार्यवाही अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया में नहीं माना जाएगा, उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। दरअसल जब हम अनुच्छेद 2 या 3 के तहत कार्यवाही करेंगे तो वह भी तो भारत के संविधान में कोई न कोई बदलाव भी तो होगा। अब क्या वह बदलाव संविधान संशोधन के रूप में गिना जाएगा? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 4(2) ये कह रहा है कि उसे संविधान संशोधनों की संज्ञा नहीं दी जाएगी और ऐसा अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत ऐसा नहीं माना जाएगा। तो ये हमारा संविधान का अनुच्छेद 4 रहा। तो इस तरह से हमने इन चारों अनुच्छेदों में क्या पढ़ा? हमने ये जाना पहले अनुच्छेद में कि भारतीय जो संघ है उसका नाम इंडिया अथवा भारत है, ये दोनों नाम। हमने ये जाना कि भारत जो है वह यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है। और वे राज्य कौन कौन है? तो अनुसूची 1 में वर्णित है। तथा वे राज्य कैसे हैं, कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं। पहला राज्य जो जिनकी संख्या वर्तमान में 28 है, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित क्षेत्र या यूनियन टेरिटरी जिनकी संख्या वर्तमान में 8 है, और तीसरा अर्जित राज्य जिनकी संख्या वर्तमान में 0 है। अनुच्छेद 2 ये कह रहा है कि भारत की सीमा के बाहर स्थित कोई भी क्षेत्र यदि उसे भारत में स्थापित करना है, प्रवेश दिलाना है, तो यह कार्य करने का अधिकार संसद को है। संसद इसके लिए विधि बना सकती है। अनुच्छेद 3 ये कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार यदि भारत के किसी भी राज्य की सीमा उसके नाम या उसके सीमा में, उसके नाम में अथवा किसी भी प्रकार का वहां परिवर्तन करना है, उसको विभाजित करना है, उसको तोड़ देना है, 2 राज्यों को मिला देना है, सीमा को छोटा कर देना है, सीमा को बढ़ा देना है, 2 जिले निकालकर दूसरे राज्य को देने हैं और दूसरे राज्य के जिले निकाल करके किसी और राज्य को देने हैं, तो ये सब कार्य करने का अधिकार संसद को है। संसद इसके लिए विधि बना सकती है। लेकिन बाद में भारत के संविधान में संशोधन किया गया और संशोधन के द्वारा यह संशोधन के द्वारा यह परंतु जोड़ा गया कि राष्ट्रपति की सिफारिश इसके लिए अनिवार्य होगी। राष्ट्रपति राज्य के विधानमंडल से पूछेगा, राज्य का विधानमंडल जो कहेगा उसे मानने के लिए संसद किसी भी अवस्था में बाध्यकारी नहीं होगी। और अनुच्छेद 4 ये कह रहा है, अनुच्छेद 4(2) जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि यदि अनुच्छेद 2 अथवा अनुच्छेद 3 के तहत यदि कार्यवाही की गई तो उस अवस्था में हम उसे संविधान संशोधन की संज्ञा नहीं देंगे। एक तथ्य और महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में कि हमने ये तो जाना कि भारत में कोई प्रवेश कैसे पा सकता है। यदि भारत के किसी भी क्षेत्र को भारत के बाहर दे देना है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश को हमारी सरकार किसी को देना चाहती है, वो मान लीजिए किसी और देश को देना चाहती है, तो भारत के किसी भी क्षेत्र को यदि किसी को देना है तो वो कैसे दिया जा सकता है? अब इस मामले में एक मामला है जिसको हम वेरुवारी का मामला कहते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने इस पर बातचीत की थी। यह मामला उभर करके आया था 1958 में। मामला क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ और उस समझौते के द्वारा पश्चिम बंगाल में स्थित एक क्षेत्र वेरुवारी हमने पूर्वी बंगाल को देने का फैसला किया, पाकिस्तान को देने का फैसला किया। भारत की जनता ने इसका विरोध किया। भारत की जनता ने कहा जनमत संग्रह कराया जाए। भारत की जनता ने यह कहा कि भारत में शक्ति का केंद्र तो जनता है, जनता ने संविधान को अपनाया, बनाया, उसको लागू किया, तो जनता ही सब कुछ कर सकती है, संसद या भारत के सरकार को यह अधिकार नहीं है। तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और भारत के राष्ट्रपति ने भी सुप्रीम कोर्ट से इस विषय पर आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 यानी जो परामर्शदात्री अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, उसके तहत राष्ट्रपति ने भी सुप्रीम कोर्ट से पूछा था। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भारत की सरकार साधारण बहुमत से अथवा अनुच्छेद 2 या 3 के अनुसार किसी भी अवस्था में भारत के किसी भी राज्य को किसी को वो नहीं दे सकती है। लेकिन उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत की सरकार को यह अधिकार है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया से भारत के किसी भी क्षेत्र को वह किसी को भी दे सकती है।
फाइनली हमने संविधान संशोधन किया और 9वां संविधान संशोधन आया 1960 में, और 9वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने बेरूवारी को पाकिस्तान को दे दिया। इस तरह से यह स्पष्ट हो गया कि यदि किसी भी क्षेत्र को हमें किसी दूसरे देश को देना है तो वह भी हमारी सरकार, हमारी संसद ऐसा कर सकती है। और संसद वह किस प्रक्रिया से करेगी? तो अनुच्छेद 368 से कहेगी, यानी 2/3 बहुमत की प्रक्रिया से यह कार्य किया जा सकता है। आगे हम राज्यों के पुनर्गठन के विषय पर भी बातचीत करेंगे। हमारी जो अगली वीडियो होगी वह राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में होगी। भारत जब स्थापित हो रहा था तो उस समय भारत में राज्यों का स्ट्रक्चर कैसा होगा, भारत कैसे बना, किस प्रकार से देशी रियासतों का विलय किया गया, किस तरह से एस्केधर कमेटी, जेबीबी कमेटी आदि के रिकमेंडेशन पर किस प्रकार से हमने अपने राज्यों को गठित किया, और किस तरह से 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के फैसले के अंतर्गत हमने उसकी सिफारिशों को मानते हुए हमारे संविधान में संशोधन किया, 7वां संविधान संशोधन जिसको हम कहते हैं। तो 7वें संविधान संशोधन के तहत हमने भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्र लेकर के आए, जो आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र तक हम पहुंचे हैं। तो ये कार्य कैसे हुआ, ये हमारी अगली वीडियो में इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।